नमस्ते। मैं हूँ आपका मित्र जीत। आप मुझे एडवोकेट रणजीत सिंह घाटगे के नाम से भी जानते हैं। डिवोर्स के विषय में मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वास्तव में ये एक आवश्यक चीज़ नहीं है। आपको बहुत सारा प्रयत्न जो है, कोशिश जो है करनी चाहिए रिश्ता जो है निभाने की और रिश्ते को बचाने की। आप जी जान से कोशिश करते हैं रिश्ता बचाने की, जैसे मैंने साइंटिफिकली आपको बताया था उस तरीके से आप उसकी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप रिश्ते को बचा नहीं पाते। आपको लगता है कि इस रिश्ते में अभी कोई दम नहीं है। आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है इतना आगे नहीं जा पाएगा जितना कि आप समझते हैं और आप चाहते हैं कि इसको जाना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें इसके बीच में हो जाती है कि बिल्कुल ही ये रिश्ता जो है वो पूरी तरह से तार तार हो जाता है और इसमें अलग होने के सिवाय आपके पास कोई भी कोई भी जो उपाय है वो नहीं रहता। तो आप इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से इसको, ये जो समस्या उत्पन्न हुई है इसको, इसमें से कैसे बाहर निकले। ये रिश्ता अगर हमको ब्रेक भी करना है तो वो किस तरीके से करें। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत पुराना गीत है और उसमें एक स्टांजा है, अंतिम कुछ पंक्तियाँ उसमें आती है कि जो अफसाना उसे अंजाम तक लाना हो न हो मुमकिन, नामुमकिन हो समझ लीजिए, तो उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो क्या हो सकता है ये खूबसूरत मोड़, कैसे हम नई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं नई ज़िंदगी की, उस हमारे पार्टनर के बगैर जिसके साथ हमने बहुत सारा वक्त बिताया है, अच्छा वक्त भी बिताया है। देखिए, कुछ ऐसे मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में होंगे, दोनों के भी, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, आप ये रिश्ता जो है उसको तोड़ना चाहते हैं और बचना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, अपने करियर को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी खुदी को बचाना चाहते हैं, तो आप इसके विषय में सोचेंगे ज़रूर। लेकिन आपको पता होना चाहिए और वो जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी चाहिए जिनमें आपने बहुत अच्छा समय बिताया। आपको देखना चाहिए कि आपने ये रिश्ता शुरू क्यों किया है। आपको ये देखना चाहिए कि इस रिश्ते में आपने क्या अच्छा शुरुआत में देखा था, जो अभी बचा नहीं है वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए आपको ये चीज़ पहले सोचनी होगी कि क्या आपने इस रिश्ते में कोई भी अच्छा मोमेंट नहीं बिताया। अगर बिताया हो तो रिश्ता ख़त्म करने से पहले आप सबसे पहले अपनी मानसिकता को ठीक करिए और देखिए कि इस रिश्ते में आपने क्या कमाया है, क्या गंवाया है। तो आप तो जानते हैं, वो जो साल जो आपने गंवा दिए उस व्यक्ति के साथ में, जिसने आपको समझा नहीं है, जिसने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है आपके साथ, जिसने उसके मन में जो है वही मनमानी कर दी है और उस व्यक्ति ने आपके मन की बात जो है वो जानने की कोशिश तक नहीं की। ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपके मन में आती होंगी जब आपने सोचा होगा कि ये रिश्ता मुझे नहीं निभाना, ये रिश्ता मुझे आगे तक नहीं ले जाना। चाहे कितने साल हो गए हो, कई बार ऐसे होता है कि ये 5 दिन में ही चला है, पता चल जाता है, पहले दिन ही समझ लीजिए पता चल जाता है। कई साल बीत जाते हैं, कभी कभी ये चीज़ पता नहीं चलती, या फिर अगर पता भी चल गई है तो होता यूँ है कि हम समाज के डर से, रिश्तेदारों की डर से, कुछ अगर उसमें ऑक्यूपेशंस हो गए हैं, साथ में कोई प्रॉपर्टी आ गई है, समझ लीजिए
कोई रिश्ते और उसमें इन्वॉल्व हो गए, जैसे बच्चे हो गए हैं, तो उनके लिए, माँ बाप के लिए हम ये सारी जो चीज़ें हैं इनको ये करते रहते हैं। उसको निभाने के लिए वो रिश्तों को हम उसके पीछे पड़े रहते हैं और वो रिश्ता निभाते रहते हैं, ज़बरदस्ती ज़बरन करते रहते हैं ये सारी चीज़ें। तो हमें चाहिए कि हम इसको, ये रिश्ते को ठीक से समझ लें और ये सोचे इसमें कि हमने इसमें अच्छा क्या देखा था। हम तो जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि जब तोड़ते हैं तो यही समझ के, ये सारी बातें सोच के ही तोड़ते हैं इसको, जो मैंने अभी बताया जितनी भी चीज़ें हैं उसमें, वो रिश्ते को ना ये करने की, वो तो हमको पता है। लेकिन फिर से मैं आपको बताऊंगा, आपको मन को शांत करने के लिए आपसे सबसे पहला जो ये विनती मैं आपसे करूंगा कि आप उन चीज़ों के विषय में सोचिए जिन चीज़ों के विषय से आप साथ में आए थे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें से एक अच्छा मोड़ दे के इसको ये करना इतना कठिन नहीं है। तो हम उस चीज़ पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं 13B। 13B क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट का एक सेक्शन है जिसमें कि आप म्यूचुअल कंसेंट से आप डिवोर्स ले सकते हैं, जिसमें कि 6 महीने आपको मतलब कोर्ट में इसको आपको डालना है एप्लीकेशन को, दोनों को साथ में मिल के बैठ के ये सारी बातें करके आप किसी भी एक्सपर्ट के मतलब वो जो आप है, पहले आपने जिस एक्सपर्ट को ये किया था, कंसल्ट किया था, तो उसके साथ बैठ के आपको ये सारी चीज़ें एक दूसरे को समझानी है, सुलझाने की कोशिश करनी है। हमने ठीक है अच्छा वक्त बिताया हमने साथ में, एक अच्छा मैच नहीं खेल पाए हम लोग, हमको अलग होना है, तो अभी हम क्या करते हैं, तो म्यूचुअल कंसेंट से इसको हम ये पार्टीशन कर देते हैं। हिंदू एक्ट बोल दिया तो इसलिए कि ज़्यादातर मैरिजेस जो होती है इंडिया में तो इस एक्ट के पर्सनल लॉ के तहत होती है। उसके बावजूद भी अगर आप मुस्लिम हैं या फिर मतलब खुला कर सकते हैं, अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी इसके जो प्रोविजंस है वो है। लेकिन हम वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, बाकी जो पर्सनल लॉ है, इन द लाइट ऑफ द लॉ डेवलप्ड अंडर द सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो उसके प्रकाश में हम जो भी मतलब लॉ डेवलप हुआ है वो तो एक जैसा ही है, आप समझ लीजिए। हमको यहाँ मतलब एक थोड़ी अलग बात मैं करूँगा कि जहाँ हम जी रहे हैं इस ग्लोब में, ये पृथ्वी हमारा घर है, सिर्फ भारत नहीं। हमारा प्रार्थना करने का जो तरीका हो शायद अलग हो, जो मरते हैं तो उसके वक्त जो भी संस्कार होते हैं शरीर पे वो अलग हो, चाहे जन्म लेने के बाद जो भी संस्कार होते हो वो अलग हो, लेकिन त्वचा के अंदर हम सब एक है। आपको समझना चाहिए ये जो ईश्वर ने ये जग बनाया है और उसमें आप चींटी से लेके जो बहुत बड़ा व्हेल मछली तक आप लेके जो जितना भी बड़ा जानवर है या फिर सब ये मतलब सोचा जाए तो पत्थर में भी वही एलिमेंट है जो हम सब में है। तो हम जो प्रकट होते हैं उसका तरीका शायद अलग है, हाउ वी इवॉल्व अब हम उसको बोलते हैं। हमारी सेरिब्रल कैपेसिटी जो है वो क्या है वो अलग है। तो हमको समझना चाहिए कि ये चीज़ें ऊपरी चीज़ें बहुत अलग है, ये समझ सकते हैं, लेकिन बेसिक एलिमेंट हम सब में एक ही है। उसी तरीके से सामाजिक जो एक बात है उसका बेसिक एलिमेंट भी हम सब में एक ही है। हमारी समस्या ही जो है एक ही है। और जो जुडिशरी में जाके लॉ का जो ये है, जस्टिस का जो ये है, वो हम उसका आधार लेते हैं, तब उसका सुलझाने का तरीका भी वही है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि 13B जो है, 13B के लाइट में हम ये सारी चीज़ें मतलब कैसे कर सकते हैं। तो 13B में हम अगर जाते हैं कोर्ट में कोई भी मतलब हमें डिवोर्स चाहिए, अपना जो मुस्लिम डिवोर्स एंड मतलब मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है 1939 का,
उसमें भी ये प्रोविजंस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों को पता नहीं है, आपको लगता है कि कॉमन लॉ में कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमन लॉ में भी मुस्लिम डिवोर्स का जो है वो प्रोविज़न 1939 के एक्ट में है। तो उसमें से भी मुस्लिम महिलाएं, सिर्फ अभी नहीं, मतलब जो तलाक के जो अभी कानून आए हैं उसके विषय में हम बाद में बात करने वाले हैं अलग से। बिल्कुल मैं हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को अलग से टाइम दूंगा, अलग से मैं ये करने की कोशिश करूँगा कि उसमें उनको ये सब पता चल जाए। तो आप ये बात समझ लीजिए कि हम जो डिवोर्स जो जिसके विषय में सोच रहे हैं, तो अभी ये 13B का हम फोकस करके इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि 13B जो है, इसमें आपको कोर्ट में जाके सबसे पहले तो आपको आपके कंसल्टेंट के साथ में बैठ के दोनों को मिलके आपको देखना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास साथ में जॉइंटली क्या क्या है। बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, अपने जो भी बैंक अकाउंट्स वगैरह है, शेयर्स वगैरह अपने साथ में होल्ड कर दिए हैं। मतलब प्रॉपर्टी का मतलब जो है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सारी बातें आपको इस तरीके से सोचनी पड़ेंगी। उसको आप पूरी तरह से एक तरफ लिख ले, उसको आप सॉर्ट कर ले, आप देख ले कि कुछ रह तो नहीं गया है इसमें, और आपको पता चलता है कि इसमें कुछ रह गया है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके बैठिए। वो जो भी टाइटल पेपर्स वगैरह है उसके जेरोक्स होंगे, उसके ओरिजिनल्स होंगे, तो ये सारे लेके आप एक लिस्ट बनाइए। उसकी लिस्ट बना के आपको पता चलेगा कि किसके पास क्या रख देना है। कोई फ्लैट है साथ में, कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, कोई कंपनी आप साथ में चला रहे हो, कोई शेयर्स आपने, गुडविल हो उस कंपनी का, कोई पार्टनरशिप हो, इंडिविजुअल भी आपके फैमिली में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप समझ लीजिए। तो इसको आपको क्या करना है, इनलिस्ट करना है। इनलिस्ट करके आपने देखना है कि किसको क्या जाना है। ये म्यूचुअली हो रहा है, आप समझ लीजिए। तो आपको ईगो जो है उसको बाजू में रखना है, और वो ईगो बाजू में रखने के लिए मैंने सबसे पहले आपको जो चीज़ बताई कि आपने अच्छे मोमेंट्स जो साथ में बिताए हैं उनके विषय में आपको सोचना है। इसके कॉन्ट्राडिक्शंस तो है आपके मन में, आप नाराज़ भी है ये रिश्ते से, तभी तो डिवोर्स तक आ गया है सारा। फिर भी अगर आप इसको सुलझाना चाहते हैं, एमिकेबली प्यार से सुलझाना चाहते हैं, उसको एक अच्छा मोड़ देके इसको बंद करना चाहते हैं, खूबसूरत मोड़ देके बंद करना चाहते हैं, ऐसे दरवाजे से बाहर निकलना चाहते हैं जो एग्जिट का दरवाज़ा नहीं, एंट्रेंस का दरवाज़ा है। देखिए मैं आपको ठीक से फिर से बता रहा हूँ, कभी भी ऐसी कोई चीज़ आपको कोई, मतलब सिर्फ यहाँ डिवोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो नहीं है, ये चीज़ नहीं है। किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को, कोई आप इंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हो, कोई इंड्योर कर रहे हो, तो उसको बंद करने का सबसे सही तरीका होता है कि उसको एंट्रेंस के दरवाजे से बंद करिए। तो जब भी आप इसको फिर से खोलना चाहते हो या किसी दूसरे के साथ मिलके खोलना चाहते हो तो आप इजीली खोल सकते हो। एग्जिट का मतलब होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो ये मत करिए कभी भी। आप पति पत्नी नहीं रहते वो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी हम वापस मिलेंगे अजनबी की तरह मत मिलिए, क्योंकि एक दूसरे के बारे में इतना कुछ आप जानते हो, एक दूसरे के बारे में आप हमेशा दोस्त बन के भी रह सकते हो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। इतना भी इसको खींचना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारा जो रिश्ता है वो एमिकेबली उसको आप बाहर उसमें से निकल सकते हैं, आप समझ लीजिए। इसीलिए ये लिस्ट आप लेके बैठेंगे तो ईगो मत करिए, और उसको देखिए कि आपको किसके लिए क्या छोड़ देना है। कुछ छोड़ना भी है इसमें, ये समझ लीजिए। सब मेरे लिए चाहिए, ये मालूम है कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन है उसमें, ये पता है कि ये सब दोनों ने मिलके किया है, लेकिन आप बोलते वक्त, ये निगोशिएट करते वक्त कहेंगे कि ये मैंने किया है, ये मुझे चाहिए। तो आपको ये बैलेंस्ड जो है व्यू नहीं लिया आपने, ऐसे इसका मतलब है। सीधी बात है कि कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। रिश्ते से वैसे वैल्यूएबल तो कुछ है नहीं, अगर हम बचा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम ऐसी कुछ चीज़ें करें
कि सामने वाले को अपना, यही प्यार का मतलब होता है। देखिए, प्यार में लोग डिवोर्स भी दे देते हैं। अगर किसी ने, आपके सामने वाले पार्टनर ने अगर वो मांग लिया है आपसे, तो आप उसको दे दीजिए। लेकिन जो पहला वीडियो है उसमें जो मैंने बताया कि इतना सारा जो प्रयत्न है, कोशिश जो है वो करने के बाद ये स्टेज आता है कि इसको हमको अभी ब्रेक करना है। बहुत ही तकलीफदेह बात है, लेकिन इसको तकलीफ मतलब समझ लीजिए कि हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कई ऐसी चीज़ें होती है कि आप थोड़ा बहुत अगर रेस्ट कर लेते हैं तो इसमें से बाहर निकल सकते हैं वो बीमारी से। तो इसको सुलझाना है तो आराम से, अगर म्यूचुअल कंसेंट से अगर सुलझाना है तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको छोड़नी पड़ेंगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। और वो किस लिए छोड़ रहे हैं आप? जिससे आपने प्रेम किया था, जिसके साथ इतना वक्त बिताया, उसमें अच्छे मोमेंट्स भी बिताए, उसके लिए छोड़ रहे हैं। इसमें ईगो की कोई बात नहीं है, नहीं करना है। म्यूचुअल कंसेंट में अगर आप ये कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्टेस्टिंग कोई बात नहीं होनी चाहिए कि इसमें ये हो गया था, वो हो गया था। झगड़े की बात कोई नहीं है। आराम से डिस्कस करके इसके विषय में क्यों अपना लॉजिक है, और किसी वो थर्ड पार्टी को जो आपके समुपदेशक है उनको आप ये राइट दीजिए कि वो आपको गाइड कर सके इसमें कि किसने क्या छोड़ना है, क्यों छोड़ना है। ज़्यादा लॉजिकल ये जो है वो किसका है, थोड़े उसमें डिस्कशंस होने दो। ये आप समझिए कि उसमें डिस्कशंस थोड़े होने दो, और उसके बाद आप ऐसे नतीजे पर पहुंचिए कि जहां पर आपको ये लगे कि अब हम ये सेटलमेंट पे आ गए हैं, दोनों के लिए विन विन पोजीशन हो गया है। कुछ उन्होंने छोड़ दिया है, कुछ आपने छोड़ दिया है, और वो छोड़ने के बाद किसके पास क्या रहना है वो सारा तय हो गया है। तो उसका एक आप मिनट बनाते हैं, उसको साइन करके आपके इसको दे देते हैं। तो आपके लॉयर जो है, एडवोकेट जो है आपके, तो वो ये बना देंगे, उसका म्यूचुअल कंसेंट का एक ड्राफ्ट बना देंगे आपके लिए, दोनों को पढ़ने को देंगे। और वो देखेंगे कि जो आपके टर्म्स आपने डिस्कशन में, निगोशिएशंस करते वक्त आपने एक दूसरे के लिए एग्री किए हुए, वो ठीक से वो कागज़ पे आए हैं कि नहीं आए हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिखनी पड़ती है। आप इसको इन्यूमरेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है आपका एड्रेस, एक दूसरे को जो करस्पॉन्डेंस होता है, पोस्टल एड्रेस वगैरह, वो सारा ठीक से उसमें, क्योंकि अभी एड्रेसेस तो आपके बदल जाते हैं, बदल गए हैं, तो वो ठीक से उसमें आए हैं कि नहीं। सेक्शन वगैरह वो जो है वो सारी टेक्निकल बातें आपके एडवोकेट्स देख लेंगे। आपकी शादी का डेट, आपकी शादी का जो ये हो गया है, जहाँ पे फंक्शन हो गया है, वो जितना भी सेरेमनाइज हो गया है आपकी किसी भी रिलीजन की तहत, उसको ठीक से सोलमनाइज किया गया है कि नहीं, उसको ठीक से उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके ये ड्राफ्ट में आया है कि नहीं आया। आप क्यों मतलब ये डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं, उसमें जो भी आपके वैचारिक मतभेद है और जो भी बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स में वो 30B जो सेक्शन है, उस सेक्शन के तहत अगर आपको ये डिवोर्स लेना है तो उसके जो एलिमेंट्स और उसके जो इम्पोर्टेंट और जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो आपके फैक्ट्स में आते हैं कि नहीं आते, वो आपको देखना चाहिए। आपके लॉयर भी ये देखेंगे और वो चेक करना है उन्होंने जो लिखा है वैसे ही फैक्ट्स हुए हैं कि नहीं, और इस वजह से आप अलग हो रहे हैं कि आपको ये सब अभी नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे के साथ में नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि आपके मन मुटाव जो है आपके मन में दो के भी, तो उसकी वजह से आप ये नहीं कर पा रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स में, ये सारी चीज़ें इसमें एज अ फैक्ट जो कारण है वो लिखने पड़ते हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको बहुत और सारी चीज़ें लिखनी है उसमें, जैसे कि ये जो डिवोर्स अब इस यहाँ तक आप आ गए तो आपको ये देखना है कि उसमें बाकी सारी एलिमेंट्स आ जाए कि किस किस ने, आपने कोशिश की, दोनों ने मिलके कोशिश की, आपके मित्रों ने कोशिश की, आपके रिश्तेदारों ने, आपके वेलविशर्स ने कोशिश की, फिर भी इतना सब सारा प्रयत्न करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी हम एक
साथ नहीं रह पा रहे और आगे भी जाके हमको एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। तो जिन्होंने प्रयत्न किए उनके विषय में और उन्होंने जो प्रयत्न किए उन प्रयत्नों के विषय में उसमें लिखना पड़ेगा कि ये कोशिश करने के बाद भी हम नहीं आ पा रहे साथ में। कोर्ट के प्रोसीजर के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप कोर्ट में जाने से पहले ये सारी कोशिश कर चुके हो, कोशिश के बाद भी आपको साथ में रहना मुश्किल नज़र आ रहा है, तभी आप म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, उनके नाम लिखने हैं, उनके एफिडेविट्स भी डालने हैं, अपने भी एफिडेविट्स डालने हैं कि अभी अलग से हमको ये नहीं करना है। और उसके बाद आपके प्रॉपर्टी का मतलब उसमें डिस्कशन वो सारा होगा। मैरिज के पहले का आपका स्टेटस, मैरिज के बाद का स्टेटस, ये सारी चीज़ें तो आएंगी। अभी जो पोजीशन है आपको लिखना है, ज़्यादा वक्त आपने कहाँ कौन से एड्रेस पे बिताया वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। दूसरी बात मतलब ये राइटिंग में आपको एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है। और दूसरी बात, मैरिज के बाद आप कहाँ कहाँ रहे थे, ज़्यादा वक्त कहाँ बिताया एक बात हो गई, लास्टली कहाँ रह गए वो दूसरी बात, उसका एड्रेस आपको डालना है, हो सके तो एविडेंस भी डालना है। और तीसरी बात है कि आप कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ आपने मतलब ये जो मैरिटल कोहैबिटेशन हम जिसको बोलते हैं वो किया हुआ है, एक साथ कहाँ कहाँ रहे थे आप, ये चीज़ें उसमें पुट करनी है। जितना भी ज़रूरी हो वो सारा डेटा कोर्ट को प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको चाहिए कि आप अपने जो इश्यूज़ है, मतलब इश्यूज़ का मतलब मुद्दे नहीं, इश्यूज़ का मतलब है बच्चे अपने, तो आपके जितने बच्चे हैं उनके विषय में आप लिखिए। अगर 2 बच्चे हैं तो कौन सा बच्चा किसके पास रहने वाला है, उसकी एज क्या है और ये एज में उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये बच्चों के विषय में आपको लिखना है। कौन सी प्रॉपर्टी किसके पास जानी है और उसके जो टाइटल डीड्स वगैरह, जो ट्रांसफ़र्स वगैरह है वो किस तरीके से होने वाले हैं, उसमें से विड्रॉल का अगर कोई करने वाला है तो वो किस तरीके से होने वाला है। इसका जो बहुत ही डिटेल्ड ब्यौरा जो है वो इसमें डिवोर्स पिटीशन में आना चाहिए, कि जिसकी वजह से बाद में आपके ये पिटीशन में कोई भी मतलब वो हिंच है वो जो नहीं रह पाए और उसकी वजह से अगर कोई उसमें सेंटेंस डालना, कोई बात डालनी रह गई तो उसकी वजह से आगे जाके कोई और लिटिगेशन मल्टीप्लिकेशन ना हो। यही ये सारा जो है एक ही ड्राफ्ट में डिवोर्स पिटीशन के सारा ख़त्म हो जाए, इसके बाद कोई इसमें निर्माण ना हो चीज़ और आपको पता चले कि ये डिवोर्स होने के बाद भी आपके लिटिगेशन चल रहे हैं, तो ये मत होने दीजिए। कोई फ्यूचर कॉन्टिजेंसी है उसमें होने वाला है कुछ, तो उसको भी आप काउंट कर लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए, उसको भी आप काउंट कर लीजिए। और अगर ये ऐसी चीज़ हो गई तो ये करना है वो भी इसमें लिख दीजिए आप। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो भविष्य में घटने वाली है। आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है लेकिन वहाँ रिश्ते में एक साथ में जो भी व्यवहार बने हुए हैं वो तो चल रहे हैं ना, लोगों को तो पता नहीं है। आपने साथ में मिलके जो भी सारी चीज़ें की है उसमें से जो कुछ भी निकलेगा आगे जाके उसको भी आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए और उसके लिए भी कुछ जो लिखना है उसमें, अगर ये इवेंट हो जाता है तो इसने ये करना है, इसको भी सुलझा लीजिए। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आता है वो बहुत ही ज़रूरी, वो ये है कि मेंटेनेंस जो है एक दूसरे से मांगना। मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मेंटेनेंस जो है वो एक दूसरे से मांगना। अगर एक पार्टनर जो है वो कमा नहीं पा रहा है, चाहे वो औरत हो या मर्द, तो वो दूसरे पार्टनर से जो कमा पा रहा है उससे मेंटेनेंस मांग सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी को ही पति से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो नहीं कमा पा रहा है पति, तो उसको भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांगने का अधिकार है। इक्वल राइट टू बोथ ऑफ द स्पाउसेस। तो ये हमारा एक कानून का स्ट्रक्चर है। बहुत बार पता नहीं होता मर्दों को भी अपने अधिकार के विषय में, और ऐसे लगता है हमको लगने में कि औरतों के बाजू में कानून है मेंटेनेंस का। ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे आपका ये तो आपको भी वो मिल सकता है। तो पत्नी की इसमें अगर कमाई ज़्यादा है
तो मर्द उसमें जो भी मेंटेनेंस की बात है वो आप लिख दीजिए कि मंथली इतना इतना प्रोवाइड करना है, जिस किसी ने भी जिस किसी को देना है, जो निगोशिएट हुआ है अपने पास और जिसके विषय में आपने डिसाइड कर लिया है कि पति ने मंथली इतना मेंटेनेंस देता है, जितना अगर उसकी रीमैरिज नहीं होती तब तक, या फिर जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, या फिर जो भी है आपके बीच में जो तय हुआ है, मैरिज का, बच्चों के एजुकेशन का, बच्चों के किसने, अगर बच्चा पत्नी के पास है और खर्चा उसका पति ने उठाना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंटेनेंस के क्लॉज में आनी आवश्यक है। मेंटेनेंस सिर्फ पत्नी को नहीं देते, या फिर पत्नी जो है तो पति को नहीं देती, बच्चों के विषय में, उनके भविष्य के विषय में भी आपको चिंता करनी है और वो सारी चीज़ें उसमें लिखनी है, जिससे कि बच्चों का नुकसान न हुआ, आपके रिलेशन का जो प्रॉब्लम है उसका असर बच्चों के भविष्य पे ना पड़े, ना मानसिकता से ना फिनेंशियली, आर्थिकता से, किसी भी तरीके से बच्चों के भविष्य का नुकसान और उनके प्रेजेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। और अमिकेबली आप कर रहे हो तो आप निगोशिएट तो आपने किया ही होगा कि इसके विषय में हमने ये तय किया है और यहाँ पर हम इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि पत्नी को इतना मंथली मेंटेनेंस मिलना है और उसके पास जो बच्चा है उसको ये दोनों मिला के ये, या फिर वन टाइम भी आप ये कर सकते हैं कि वन टाइम मेंटेनेंस इतना देना है, उसके बाद वो अपना जाने मैं अपना जानूँ। तो ये मेंटेनेंस के विषय में लिखना है। उसके बाद और एक चीज़ आती है कि इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट, अभी वो प्रेग्नेंट है डिवोर्स के वक्त, तो उसके विषय में भी आपको उसमें लिखना है। और ये चीज़ आपको देखनी है कि ये सारा मतलब उसमें मेडिकली आ जाता है सारा। अगर है प्रेग्नेंट आपकी वजह से है तो और भी कोई चीज़ मतलब है उसमें, तो आपको वो ठीक से लिखना है। अगर नहीं है प्रेग्नेंट इस वक्त तो वो लिखना है। तो क्योंकि क्या होता है कि उसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी में अगर कुछ आपका डिवोर्स हो जाता है तो वो आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसके विषय में कानून जो है वो कॉन्शियस है। कानून को, जज को, लॉ मतलब कोर्ट को पता होना चाहिए कि अभी उनका ये स्टेटस इसके विषय में, प्रेगनेंसी के विषय में क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए मेंटेनेंस का। और इसका ये सब होने के बाद में और भी अगर उसमें कोई चीज़ है बच जाती है तो उसको आपको लिखना चाहिए और फिर उसके बाद तैयार होता है। ये आपका कलूजन नहीं है इसमें, ये भी लिखना पड़ता है आपको। ये कोर्ट को यहाँ पे ये काम दाखिल किया है तो वो जो कोर्ट जिसमें जो कोर्ट में जिस भी ज़िला कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में आपने इसको दाखिल किया है, वो कोर्ट को अधिकार है कि नहीं है, इसके विषय में आपको वो सब दाखिल करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा कि ये कोर्ट को क्यों अधिकार है। उसके बाद ये लिमिटेशन में है कि नहीं है, इसके विषय में आपको ये ड्राफ्ट में लिखना है। ये हम कॉज ऑफ एक्शन इस दिन हुआ है और हम इस दिन अभी आए हुए हैं कोर्ट में, तो इसको लिमिटेशन में होना आवश्यक है इसका, तभी ये एप्लीकेशन आपका एडमिट हो जाएगा और बाद में आगे चलेगा। प्रीमैच्योर भी नहीं होना चाहिए। इसमें एक हिंदू लॉ में एक प्रोविज़न ऐसी है कि 1 साल से पहले अगर मतलब मैरिज हो के 1 साल हो गया है और उसके बाद आप कोर्ट में जा रहे हो 13B के तहत म्यूचुअल कंसेंट के, तो वो कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप आ रहे हो कोर्ट में और आप ये बता रहे हो कि ये मेरा मैरिज अभी 4-5 दिन हो गया था, नहीं, 1 साल तक तो आपको इसको ये करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी आपको। ये आप मेरी बात समझ लीजिए। और उसके बाद अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ये करने को मिलेंगी, कोर्ट में आपको सुलझा सकते हो 1 साल के बाद में। उसके बाद अगर म्यूचुअल कंसेंट का ये एप्लीकेशन, म्यूचुअल कंसेंट से परस्पर सम्मति से विवाह मतलब मैरिज डिवोर्स का ये जो आप कर देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है यहाँ पे डिवोर्स आप लेने के लिए आए हुए हैं, तो वो डिवोर्स को करने के लिए कोर्ट आपको बोलेगा फर्स्ट डेट पे, जब मैटर एडमिट हो जाएगा तो कोर्ट आपको बोलेगा कि आप अभी इसको करना चाहते हैं तो आप ये एडमिट कर देते हैं, आप 6 महीने के बाद आइए, क्योंकि इट्स अ स्टैट्यूटरी पीरियड। आपको 6 महीने फिर से कोशिश करनी है और कोशिश करने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि ये जो सारी बात है 6 महीने में ये आप जो कर रहे हैं
वो कोशिश की विषय में भी 6 महीने के बाद में आपको सारा का सारा वो इसमें डालना है। और आपको देखना है कि आपने जो भी कोशिश करी है उसके अंदर वो, और आपके विटनेसेस जो भी मतलब रिश्तेदार हो और कोई हो, ये सारे लोग उसमें आपके आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कोर्ट में जाके कि आपने और ये सारे लोगों ने मिलके कोशिश फिर ये 6 महीने में की और फिर भी उसके बाद भी ये नहीं हो पा रहा है और इनको डिवोर्स तो चाहिए। तो ये सारे आपके एफिडेविट्स, दोनों के, वो सारे लोगों के एफिडेविट्स, ये प्रोसीजर सारा आप समझ लीजिए। तो उसके बाद कोर्ट आपको ओरली पूछेगा ये एफिडेविट्स जो आप लाए हुए हैं, तो उसमें कुछ अगर अलग लिखा हुआ है तो आप बता दीजिए, आपने कोशिश की फिर भी नाकाम हो गए तो बता दीजिए, आपको डिवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए ये आप बता दीजिए। ये सारी चीज़ें ऑनरेबल जज जो है वो आपको पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। और अगर जवाब हाँ में आता है कि नहीं हमको डिवोर्स चाहिए, तो आपका ये म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने का जो पिटिशन है वो अलाउ हो जाएगा और आपका डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी जो है वो नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। ज़िंदगी में जो भी पिछली ज़िंदगी में जो भी आपने तय किया हुआ है, जिस तरीके से भी आपने ये सारी चीज़ें की हुई है, तो उसमें आप ये सारी बातें जो है वो कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इसमें ये पिटिशन में पूरी तरीके से कोर्ट को जो मदद हो वो मदद करने के लिए आपको ये सब एफिडेविट्स वगैरह डालने के बाद में आप इसको मैटर को मतलब सुलझा सकते हैं। इस तरीके से ये होता है अमिकेबली कोई भी रिश्ते से बाहर पड़ मतलब निकलना। तो आपको समझ गया होगा कि कितना ये कैसा प्रोसीजर है कोर्ट में। आपको लगता होगा कि ये ऐसा लॉ क्यों बनाया हुआ है, आपको लगता होगा कि ये क्यों किया हुआ है, आपको लगता होगा कि इसमें जो सारी प्रोविजंस है वो टाइम किलिंग है, और आपको ये भी लगता होगा कि इससे आपका वक्त बहुत जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि सारे विश्व का मतलब जो समाज है, समाज का आधार होता है। समाज में रहे जो लोग रहते हैं वो लोग, ये लोगों का, समाज के लोगों का आधार होता है कुटुंब व्यवस्था, फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिली सिस्टम जिसको बोलते हैं। दुनिया में कहीं भी जाइए, सिर्फ भारत के विषय में मैं बात नहीं करूँगा, ये तो भारत का बहुत ही बड़ा बलस्थान, बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है हमारा कि ये कुटुंब व्यवस्था जो हमारी निकलती है और जिस तरीके से संस्कार ये हमारे साथ में चलते हैं एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के। तो सिर्फ मैरिज नहीं बचाना, ये एक सोशल कॉज है। देखिए, कोई भी जो शादी है वो टूटती है तो वो फैमिली टूटती है सर, मैडम मैं आपको बताता हूँ। और अगर कोई भी शादी टूटती है तो वो फैमिली टूटती है, फैमिली टूटती है तो समाज टूटता है, समाज टूटता है तो देश टूटता है और सारी मानवता का नुकसान होता है। जिन्होंने ये कानून बनाया इन्होंने इतनी लंबी बात सोची हुई है सारी मानवता के लिए। हम सबका मतलब ये है, कर्तव्य है कि हम कुटुंब को, फैमिली को बचाने की कोशिश करें। तो जहाँ तक हो कोर्ट में ये देखा जाएगा कि आपकी फैमिली को बचाया जाए, क्योंकि हमारा ध्येय तो मानवता को बचाना है, वहाँ तक जाना है। और इसमें आपका जो दोनों का भी, पति पत्नी का सहकार्य, आपको कॉपरेशन है मिल जाता है तो हम बहुत बड़ी बात बचा सकते हैं। समझ लीजिए, इसके लिए बहुत सारा हमको प्रयास करना है। हम सारे लोग मिलके कोशिश करेंगे। अगर बचा नहीं पा रहे तो मैंने जिस तरीके से बचाया तो सबसे बताया, अगर इसमें बाहर निकलना है तो किस तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं, एमिकेबली, प्यार से, मोहब्बत से, एक खूबसूरत मोड़ देके इसमें से कैसे निकल सकते हैं, ये हमने अभी आज देखा। बहुत सारे वीडियोस सर होंगे क्योंकि डिवोर्स का जो लॉ है इतना डेवलप हो गया है, इतने सारे उसमें विषय है, तो आपको पता चलेगा कि आगे चल के हम उनके विषय में बात करेंगे। कॉन्टेस्टिंग अगर हो गया है, उसका म्यूचुअल कंसेंट के लिए किसी पार्टनर का
कॉर्पोरेशन नहीं मिल रहा है और किसी चीज़ पे आप अड़ जाते हैं और आपको पता चलता है कि इसमें अमिकेबली सेटलमेंट नहीं हो सकता, ये बात तो कभी कतई हमको मंजूर नहीं है, हम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चलो कोर्ट में चल के इसको कोर्ट के हिसाब से सुलझाएंगे। तो इसके विषय में भी हम बातें करते रहेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियोज़ में बहुत सारी बातें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और ये जो कानून के ये जो है आपके लिए, ये तो ओपन है सारा, इट इज़ इन ओपन सोर्स, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन करते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हमको इसका अर्थ जो है वो समझ में नहीं आता। तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा और आपको एक कानून में मतलब इस तरीके के जो है उसमें आपको ये ज्ञान है वो देने की कोशिश करूँगा कि जिससे आपको खुद ही कुछ डिसीजंस लेने में मतलब मदद हो जाए। और मैं विनती तो आपसे ज़रूर करूँगा कि ये अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स करते रहिए, तो जिसकी वजह से अगले वीडियोस में मैं आपको और कुछ उसमें चीज़ें या डिवोर्स के विषय में स्पेशली मैं ऐड कर सकूँगा। कोई भी आपकी शंका इसमें है तो उसमें आपको जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए बहनों और भाइयों, मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।